हम लोगों ने 11th में सबसे पहले पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मैं जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा क्या था, तो आपने पढ़ा था कि अगर एक सेट मान लो ए है, मान लो उसमें कुछ एलिमेंट है x1 x2 x3, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है y1 y2 y3 फॉर इंस्टेंस, और भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो ए प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस बी डिफाइंड है collection of ordered pair x comma y such that x is taken from first set A and y is taken from second set B। और ऑब्वियसली इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो आपको पता ही है कि x1 y1 ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, x1 y2 एंड x1 y3 एंड सो ऑन, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो इस फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के 3 से पेयर करेगा, तो एक एलिमेंट से 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो 3 एलिमेंट से कितने बनेंगे, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। समझ में आ रही बात। इसका मतलब अगर कोई आपसे बोले कि कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में इस एग्जांपल में, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। फिर ए क्रॉस बी के बारे में डिटेल किया था, तो ये भी बताया था कि ए क्रॉस बी जो है उसमें वो सारे, ए क्रॉस बी एक ऐसी मशीन है जो फर्स्ट सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेकंड सेट बी के हर एक एलिमेंट से ऑल पॉसिबल मैनर में कनेक्ट करती है। मतलब x1 को इनपुट ले लो तो y1 आउटपुट भी आएगा, y2 भी आएगा, y3 भी आएगा, x2 से y1 भी आएगा, y2 भी आएगा, y3 भी आएगा, x3 से y1 आउटपुट, y2 y3। तो इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं। अब ऑब्वियसली इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ये बात को समझने के लिए रिलेशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या होता है वो भी मैं एक लाइन में ब्रीफ कर देता हूँ। रिलेशन, रिलेशन एक रूल है। अगर कोई बोले रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज अ रूल by which the element of first set A get related to elements of second set B। Any rule, any method, or any rule by which the elements of first set get associated to the elements of second set, तो उसी रूल को हम रिलेशन बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप प्लान कर सकते हो जो रिलेशन जैसा रिगार्ड किया जा सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लो इसमें एक 0 1 2 3 और इधर में b जो है b इज 0 -1 1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन। और मैंने बोला रिलेशन, एक रिलेशन है Rx, x belongs to A and y belongs to B। तो y इक्वल टू Rx एक रिलेशन है, इसी को y इक्वल टू Rx बोला या x इज रिलेटेड टू y, एक ही बात है। तो x इज रिलेटेड विद y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू R ऑफ x, इसी को बोलते हैं R इमेज ऑफ x। मान लो ये रूल है, ये जिसको हम Rx बोल रहे हैं, मान लो ये रूल है 2x -1,
आर एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ कि इनपुट x देंगे तो x को बोलते हैं इनपुट, इनपुट है x कहां से आएगा फर्स्ट सेट से, और y को बोलते हैं आउटपुट, तो ये कहां पर आएगा सेकंड सेट में आएगा। तो y आउटपुट है और x इनपुट है, और आउटपुट और इनपुट में रिलेशन है 2x माइनस 1, डबल ऑफ इनपुट माइनस 1। तो इस रूल से अगर आप यहां कनेक्ट करो तो जीरो, x जीरो है तो y माइनस 1 आएगा, तो जीरो इज रिलेटेड टू माइनस 1, 1 is related to 1, 2 is related to 2 2s are 4 minus 1 3, 3 is related to 2 3s are 6 minus 1 5, तो यहाँ कहीं 5 होगा और 3 5 सेपरेट होगा। तो रिलेशन क्या है, relation from A to B is a rule or method of association by which some element of A gets connected to some element of B। बस यही है कि कोई भी ऐसा रूल जिस रूल के वाया थ्रू दैट रूल द सम एलिमेंट ऑफ A gets associated to some element of B। यहाँ सम में नो एलिमेंट भी हो सकता है, वन एलिमेंट भी हो सकता है, और मोर देन वन एलिमेंट भी हो सकता है। तो ऐसे भी बोलते हैं कि रिलेशन इज अ रूल फ्रॉम सेट A to सेट B by which none, one or more element of first set A get related to none, one or more element of second set B। तो बेसिकली देखो क्या होगा कि ये जो रूल है, ऐसा कोई भी रूल अगर आप लिखोगे तो वो रूल एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेगा, क्योंकि अगर x रिलेटेड टू y है तो इसी को बोलते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो r एक रिलेशन है, रिलेशन सेट के फॉर्म में, और एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर उसका एलिमेंट हो जाएगा। जैसे कि 0 1 एलिमेंट है रिलेशन r का जो हम लेके चल रहे एग्जाम्पल, ऐसे ही 1 1 भी एलिमेंट है क्योंकि 1 1 से भी रिलेटेड है। इस रूल से 2 रिलेटेड टू 3 तो 2 3 भी इसका एक एलिमेंट है, 3 रिलेटेड टू 5 तो 3 5 भी एलिमेंट है, एंड सो ऑन। तो ये है कि रिलेशन इज एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। तो रिलेशन जो है ना वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। और A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B अगर देखो तो A क्रॉस B में तो 0 0 0 माइनस 1 0 1 0 2 0 माइनस 2 0 3, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो A क्रॉस B इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, set of all ordered pairs from A to B। और रिलेशन क्या है, सेट ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर फॉलोइंग दिस रूल। तो ऑब्वियसली देखो बात यहीं से क्लियर हो जाती है कि एक जगह बोल रहे हो आप कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, और एक जगह बोल रहे हो सम ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये जो है, ये R जो है वो A क्रॉस B का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। तो एवरी रिलेशन, एक नोट मैंने बताया था 11th में बताया था, फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं, दो बातें, ये चूंकि +2 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए पहला नोट फिर से लिख लो, any relation from set X to set Y is always a subset of X cross Y। एंड मतलब है कि आप X सेट से Y सेट पर कोई भी रिलेशन डिफाइन करोगे तो X क्रॉस Y का सबसेट होगा, एंड देयरफॉर X क्रॉस Y is superset of our relation, is superset of all relations R which can be defined from set X to set Y, कोई भी रूल हो, and thus
एक्स क्रॉस वाई, इसी वजह से एक्स क्रॉस वाई को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक्स क्रॉस वाई को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और इसके इतना ये सब बातें बताने के साथ साथ एक पॉइंट यहीं पर आ गया कि देयरफॉर एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलरली पूछा था कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब है कि अगर कोई रिलेशन आप एक्स सेट से वाई सेट पे डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसे कितने रिलेशन होंगे। तो हम बोलेंगे, अभी ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखो, क्या बोला था, a relation from x to y is always a subset of x cross y। तो अगर हर एक रिलेशन x क्रॉस y का सबसेट है तो कितने रिलेशन होंगे, जितने सबसेट्स होंगे, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x क्रॉस y। और x क्रॉस y में कितने सबसेट्स होंगे, तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स को काउंट करना बेटा आप जानते हो, it is equal to 2 raised to the power number of element in x cross y, and which is equal to 2 raised to the power number of element in x into number of element in y। तो ये हो गया, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि एक सेट x है और एक सेट y है और x सेट में 4 एलिमेंट है, x सेट में 4 एलिमेंट हैं, x1 x2 x3 एंड x4, और y सेट में 3 एलिमेंट हैं, y1 y2 एंड y3। तो कितने, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर यू कैन डिफाइन फ्रॉम x टू y, तो आप बोलेंगे 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्रॉस y में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो 4 इंटू 3 12, तो आएगा 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 का मतलब हो गया कि 1024, 2 की पावर 10 होता है इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 4096। So 4096 relations can be defined from the set x to set y if x has 4 element and y has 3 element, और vice versa, x में 3 और y में 4 होते तो भी यही आंसर आता। ठीक है, तो एक ये बात थी, तो मैंने कुछ बातें जो कनेक्टिविटी के लिए जरूरी थी वो बता दी, और इसके अलावा ये बता दिया दो जो काफी इस्तेमाल होगा। और तीसरी बात कि आपको मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, और ऑर्डर्ड पेयर्स को आप पॉइंट्स के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो एक्स वाई प्लेन पर। तो अगर ए क्रॉस बी को प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पर ए सेट के एलिमेंट प्लॉट कर दो और वाई एक्सिस पर बी के एलिमेंट प्लॉट कर दो, फिर पॉइंट्स के फॉर्म में ज्योमेट्रिकली आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्लॉट कर सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा, और फिर रिलेशन क्या होता है, वो भी उसी का सबसेट होता है। तो हर एक रिलेशन को आप ग्राफ कर सकते हो, मतलब एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट कर सकते हो। तो विद दिस मच आइडिया ऑफ 11th वी आर मूविंग टू रिलेशंस ऑफ +2। जैसे मैंने बोला कि मैं +1 से रिलेटेड जितना रिलेशन का पार्ट है उसका वीडियो, 2 वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप पूरा देख लेना और फिर आगे के सम्स करना। तो हम लोग लिखेंगे +2 में पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सबसे पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप लिखोगे बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, एज द नेम सजेस्ट, रिफ्लेक्स का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इमेज ना। इफ यू हैव अ मिरर and you are observing yourself in the mirror, so your image is called your reflection, right? So usually in the ordinary mirror the image and the object are identical। तो कुछ ऐसा ही है
इसको याद रखो तो ऐसे रखो, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स टू वाई लिखेंगे, जैसे मैं बोला अभी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। अ रिलेशन आर फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। A relation R from X to Y is called reflexive if and only if X is related with X for all X belongs to capital X। क्या मतलब हुआ इसका कि ये पहला वाला X इनपुट है और ये वाला X आउटपुट है, तो X इनपुट दें तो X आउटपुट मिलना चाहिए, और ये बात हर X के लिए होल्ड करनी चाहिए कि रिलेशन R के डोमेन सेट में, मतलब फर्स्ट सेट में हर एलिमेंट का सेल्फ इमेज होना चाहिए। एवरी एलिमेंट in the set capital X must be related to itself, must be related to itself। अगर ऐसा है तो हम ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if I define a relation from set of real number to set of real number such that, जब हम कोई रिलेशन की को डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके रूल की ना, कि किस रूल से। हमने ये बता दिया कि कहां से, तो रियल सेट से। कहां पर, रियल सेट पर, मतलब उसका इनपुट का सेट भी क्या है, रियल है, और आउटपुट का सेट भी क्या है, रियल सेट है। तो ये दोनों सेट तो क्लियर हो गया कि दोनों रियल सेट की बात हो रही है। अब ये ऐसा रिलेशन हम लोग बात कर रहे हैं, आर रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जो सेट रियल नंबर्स को रियल नंबर से डिनोट रिलेट करेगा, मतलब इनपुट भी रियल होगा आउटपुट भी रियल होगा। तो किस रूल से, तो रूल डिफाइन करेंगे, तो सच दैट x is related to y if and only if x is equal to y। इसको बोलते हैं इक्वालिटी का रिलेशन, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ग्रेटर, लेस, स्क्वायर ऑफ, क्यूब ऑफ, ये सब क्या है, क्यूब रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, ये सब रिलेशंस है। ठीक है, तो इक्वालिटी का जो रिलेशन है इसके बारे में बात करो जरा। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर इस रूल से x, यहाँ का एक एलिमेंट x यहाँ के किसी एलिमेंट y से रिलेट हो रहा है, x रियल है और y भी रियल है, तो कब होगा ऐसा? अगर इफ x इज रिलेटेड टू y मींस x इज इक्वल टू y, तो 1 विल बी रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, है ना? तो इक्वालिटी का रिलेशन क्या है? It is reflexive relation. Why it is reflexive relation? Because each real number is equal to itself। ये बात में कोई भी फ्लॉ नहीं है। अगर कोई डाउट है तो बोलो। अगर कोई डाउट नहीं, इसका मतलब है कि ये रिलेशन हर रियल नंबर फॉलो कर रही है, फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट फॉलो कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कुछ समझ में आ रही बात? ऐसे ही अगर मैं बोलता कि x related to y if and only if x is greater or equal to y, अब ये दूसरा रिलेशन R1, ये रिलेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये देखना है कि क्या x खुद से रिलेटेड होगा, क्या फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है कि नहीं? तो इसका मतलब होता है कि 1 इज ग्रेटर देन 1 और 1 इज इक्वल टू 1, तो ये तो फॉल्स है बट ये ट्रू है। और और स्टेटमेंट में दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या बोला जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट। तो इट इज ट्रू, एवरी नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू इटसेल्फ। इट इज also reflexive relation because each real number
is greater or equal to itself. ये बात सच है। तो दो मैंने जनरल एक एग्जांपल्स लेके बताया सो दैट यू कैन मेक आउट कि रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है। ठीक है, अब थोड़े से न्यूमेरिक एग्जांपल्स लेते हैं और फिर वापस आएंगे ऐसे क्वेश्चंस पे। तो आप लिखेंगे मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको जज करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला कि अब इस रिलेशन को एक बार फिर से देख लो, इस डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ लो। जस्ट गो थ्रू डेफिनेशन वंस मोर। जब भी कोई रिलेशन गिवन होगा तो इट इज ऑलवेज मेंशन्ड फ्रॉम विच सेट टू व्हाट सेट। तो एरो का जो टेल है वो बताता है कौन से सेट से, और उसका एरो हेड बताता है किस सेट पर। मतलब ये डोमेन के लिए होगा और ये कोडोमेन के लिए होगा। तो relation x to y is said to be reflexive if and only if x is related to itself, and it is true for all x belonging to first set capital X, domain set. Each element of the first set capital X must be related to itself. इसी को बोलेंगे अगर x related to y है तो हम बोलते हैं xy belongs to R, x related to x है तो हम बोलेंगे x, x belongs to R for every x belonging to capital X. Then the relation R is called reflexive. Now let's take an example. एक सेट है capital X 1, 2, 3 and capital Y is 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब इस डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कुछ रिलेशंस लिख रहा हूं। R1 empty set, R2 a set containing ordered pair 1, 1, 2, 2, R3 a set containing ordered pair x, y such that y equal to x or x plus 1, a set containing ordered pair 1, 1, 2, 2, 3, 3। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं। Your time begins now. First, second, third, fourth, and fifth. Which one is reflexive? R1 reflexive है या नहीं? R1 R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो फर्स्ट जो पार्ट है, ए पार्ट में जो रिलेशन डिफाइंड है वो नल रिलेशन है। नल रिलेशन मतलब है कि इसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना? अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है इस पे, तो इस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो कि नहीं? तो बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव होने की डेफिनेशन पे जाओ। व्हाट डज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी सेज दैट x, x belongs to R for all x belongs to कैपिटल X। हमारा कैपिटल X क्या है? तो कैपिटल X में तीन एलिमेंट है, राइट? 1, 2 and 3। तो 1, 1 must belongs to R, 2, 2 must belong to R and 3, 3 must belongs to R। तो ये तीन ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो होने ही चाहिए बाय डेफिनेशन in order that the relation become reflexive। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन एम्प्टी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन एम्प्टी तभी हो सकता है जब डोमेन सेट ही एम्प्टी हो जाए, और वो रिलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तो डोमेन सेट एम्प्टी नहीं होना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉन रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉन रिफ्लेक्सिव। पहला हो गया। दूसरा,
इट इज ऑल्सो नॉन रिफ्लेक्सिव। वाई? बिकॉज मैंने बोला कि 3 ऑर्डर पेयर होना तो कंपल्सरी है। फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का सेल्फ इमेज होना चाहिए। दैट मीन्स द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अगर 1 इनपुट है तो 1 आउटपुट होना चाहिए, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट होना चाहिए, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो लिखेंगे बिकॉज 3 is not related to 3, that is 3 does not belongs to R। ये वजह थी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। C R2 R3 x, y such that y equal to x or x plus 1। अब देखो, पहले तो इस रिलेशन को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 1 रिलेटेड टू, अगर x 1 है तो y क्या आएगा? या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो 1 1 1 2। x 2 है तो क्या आएगा? 2 2 2 3। x 3 है तो क्या आएगा? 3 3 3 4। क्योंकि रिलेशन का जो रूल है वो ये बताता है कि इनपुट आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट और 1 प्लस इनपुट। तो किसी भी इनपुट से 2 आउटपुट है, एक इनपुट के इक्वल है, एक इनपुट से एक ज्यादा है। अब जरा देखो तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। इट इज रिफ्लेक्सिव। थर्ड पार्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? थर्ड पार्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? C part, the relation is reflexive। तो बेटा जिसको नहीं समझ में आया, अराउंड 5%, एक दो बच्चे हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया जस्ट चैट बॉक्स में बताओ किसको नहीं समझ में आया और क्या दिक्कत है, बताओ फटाफट जल्दी से, क्विक। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन फर्स्ट सेट, बट it does not mean, this does not mean that x related to x only। तो रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये नहीं बोलती है कि x x से ही रिलेट हो सकता है। x को x से रिलेट होना पड़ेगा, बट x कुछ और एलिमेंट से भी रिलेट हो सकता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा ये तीनों अगर इंश्योर हो गए, ये 1 1 2 2 3 3 सारे रिफ्लेक्सिव पेयर्स बन गए, तो इसके अलावा अगर एडिशनल पेयर है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ध्यान रखना। तो पहला रिफ्लेक्सिव था, नहीं था। दूसरा रिफ्लेक्सिव था, नहीं था। तीसरा रिफ्लेक्सिव है। चौथा R4, मिस्टर निशान, डोमेन सेट अगर एम्प्टी हो जाएगा तो रिलेशन या फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। यू कैन नॉट डिफाइन अ रिलेशन और फंक्शन ऑन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट हमेशा होता है। दूसरी बात ये भी समझो, रिलेशन एक मशीन है। अब कोई भी मशीन हो, जब इनपुट का सेट ही नहीं है तो मशीन इज मीनिंगलेस। तो मशीन मीनिंगफुल तभी होगी जब एक इनपुट का सेट हो। ठीक है, अदरवाइज वो मशीन डिफाइंड ही नहीं होगी, तो फंक्शन या रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा अगर डोमेन सेट एम्प्टी हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव है। और तीसरा
1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? सी, डी, ई। ई पार्ट के बारे में आप फटाफट मुझे बताओ, ई पार्ट रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो 50%, वाह वाह, क्या बात है। ये तो फोनर फ्रेंड हो गया, पब्लिक ओपिनियन, जनता। जनता, हेलो जनता। 50% लोग बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है और 50% ही बोल रहे हैं नहीं है। एकदम अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर कर रहे हो तुम लोग हैं। और एक महात्मा जी ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि हम अभी काम कर रहे हैं इस पे। अरे क्या काम कर रहे हो भाई? रिसर्च करके पेपर ऊपर लिखने वाले हो क्या कोई? अरे दादाजी, पहले तो मैं उनसे बात बात करता हूँ जिन्होंने बोला कि रिफ्लेक्सिव है। जरा रिफ्लेक्सिव वाले बच्चे जरा बताओ तो, जिसने जिसने बोला रिफ्लेक्सिव है, लेट मी नो। भाई 50% लोगों ने बोला है कि रिफ्लेक्सिव है। अब मुझे भी बता दो कौन कौन लोग बोले रिफ्लेक्सिव है। निशांत ने बोला नहीं है, रितीश ने बोला नहीं है। अच्छा नहीं, नॉन रिफ्लेक्सिव है, निधि ने बोला नॉन रिफ्लेक्सिव है। गुड, गुड, गुड। एक्चुअली ये रिलेशन ही नहीं है, नॉट अ रिलेशन फ्रॉम। अगर इस सेट को मैं x बोल रहा हूं और ये वाले सेट को y बोल रहा हूं, ध्यान दो, फ्रॉम x टू y। क्यों? क्योंकि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू x। अगर 4 डोमेन में है ही नहीं, डोमेन सेट में, पहले सेट में 4 एलिमेंट ही नहीं है, तो 4 इनपुट आपने कहां से दिया भाई? ये तो इलीगल काम है ना। तो थोड़ा ध्यान दे दिया करो, ये नहीं कि आप इनर्शिया में अच्छा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है। गुड। तो ऐसा नहीं है कि 1 1 2 2 3 3 है तो कुछ भी अनाप शनाप लिखा हुआ रहेगा तो आप रिफ्लेक्सिव बोल दोगे। पहले ये तो चेक कर लो कि रिलेशन है भी या नहीं है। तो हमने क्या बोला? इट इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम x to y because there is an input 4 mentioned here, which is impossible because in the first set mentioned, इस रिलेशन की डेफिनेशन में जो डोमेन सेट डिस्क्राइब किया गया वो उसमें 4 है ही नहीं। तो सबको क्लियर हुआ? ये समझ में आई बात? तो रिफ्लेक्सिविटी की बात समझ में आ गई, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर उसका आंसर दे दोगे तो हम लोग आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, a relation R defined from set of members of a family to the members of the family such that x related to y if and only if x is brother of y. I repeat, the relation R is defined from H to H. H यहाँ पर जो है वो set of all members of a family, set of all members of a family. तो किसी फैमिली के मेंबर्स के सेट को अगर मैं H बोल रहा हूं तो H टू H एक रिलेशन डिफाइंड है। रूल क्या है कि इस रिलेशन R के थ्रू X अगर Y से रिलेटेड है तो तभी पॉसिबल होगा जब X Y का ब्रदर हो। तो इस रिलेशन को हम बीइंग ब्रदर ऑफ भी बोल सकते हैं, बीइंग ब्रदर ऑफ। मतलब X related to Y means X is brother of Y. X being brother of Y means X is related to Y. I hope the relation is clear.
अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप कहीं मेंशन भी कर लेना कि किसी भी रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड देन ऑब्जर्व whether the above statement is true. If so, then R is reflexive. But if it fails for even one case, 1x belonging to capital X, then R is non-reflexive. तो ये मैं बता रहा हूं कि रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट कैसे करेंगे। क्या करेंगे रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट में, आप मान लेंगे कि x x से रिलेटेड है और ये बात फर्स्ट सेट x के सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है। फिर इस स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे क्या ये सभी बात x के लिए ट्रू है। अगर सभी x के लिए ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर एक भी x के लिए फेल कर गया, एक भी x के लिए अगर ये फेल कर गया तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे x के लिए ट्रू होना चाहिए और नॉन रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल मिलना चाहिए। अब जरा बताओ, यहां पर लिख दो x रिलेटेड टू x का मतलब क्या हुआ। तो यहां से आया x इज ब्रदर ऑफ x, x इज ब्रदर ऑफ x। क्या ये स्टेटमेंट हर x के लिए ट्रू है जो h सेट में लाई करता है? क्या किसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, क्या फैमिली का हर एक मेंबर बोल सकता है कि आई एम ब्रदर ऑफ माई सेल्फ? अच्छा, कैन रितेश से दैट आई एम ब्रदर ऑफ माई सेल्फ? क्यों रितेश नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते यार? अच्छा, दो दो जो बंदे हैं वो एक दूसरे के ब्रदर कब होते हैं? अभी ने बोला कि बोल सकते हैं सेम पेरेंट्स, या डेफिनेटली टू पर्सन्स आर कॉल्ड ब्रदर ऑफ इटसेल्फ इफ दे हैव सेम पेरेंट्स, राइट? तो तो डेफिनेटली आई कैन से दैट आई एम ब्रदर ऑफ माई सेल्फ। नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन नाउ? If you can say that x is brother of x, then the relation becomes reflexive, isn't it? बोलो। गुड। अभी ने बोला नहीं, x is brother of x, it is true for some x belongs to h but not for all x belongs to h. जस्ट इमेजिन कि x अगर गर्ल हो, फीमेल मेंबर्स जो हो, तो किसी भी फैमिली के जो फीमेल मेंबर्स हैं वो ये नहीं बोल सकते कि आई एम ब्रदर ऑफ माई सेल्फ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज अ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बीइंग ब्रदर ऑफ is a non-reflexive relation. It is not reflexive. वजह वजह यह है कि all members of H are not brother of themselves, or more specifically, the female members of H are not brother of their own. तो समझ रहे हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत लॉजिकल है और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ठीक से इसको करेंगे इस टॉपिक को। तो एनीवे, रिफ्लेक्सिविटी का बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया। ये पे एक नोट करके लिखो, आइडेंटिटी रिलेशन। नोट करके लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, तो बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, इवन मैट्रिसेस में भी डिस्कस किया कि आइडेंटिटी मतलब होता है नो चेंज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
तो एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स को ऐड किया किसी मैट्रिक्स में, नो चेंज। यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया किसी भी मैट्रिक्स को, वही आ गया, नो चेंज। तो आइडेंटिटी मतलब नो चेंज, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब नो चेंज, जो इनपुट है वही आउटपुट है, मतलब y इक्वल टू x। तो लिख दो फटाफट, सिंपल सी बात है। अ रिलेशन defined on set x, that is from x to x, is called identity relation if and only if every element of x is related to itself only। यहां पर only वर्ड है, यहां पर every element of x related to itself only नहीं लिखा था, तो रिफ्लेक्सिव में only नहीं लिखा जाता, आइडेंटिटी में only होना चाहिए, मतलब y इक्वल टू x only। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात है, ये स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लो, सबको समझ में आ गया? आ गया तो बोलो ट्रू, आ गया तो बोलो यस। आइडेंटिटी की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो अगर सबको समझ में आ गई तो बोलो यस। अरे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये मैंने बोला कंसेप्ट के लिए। तो मोर देन 95% से दैट, हाँ समझ में आ गया। तो आज मुझे पता चला कि मोर देन 90% ऑफ यू टेल लाई। ओहो, क्या बात है, बहुत बुरी बात है ना कि 95% बच्चे झूठ बोलते हैं इस क्लास के। ओए नो नो नो, एक बार फिर से पढ़ो बेटा। देखो मैंने बोला, जब आप बोलते हो ना कि आगे है समझ में, तो 90% केसेस में पूरी बात समझ में नहीं आई रहती है और हम बोल देते हैं कि आ गया समझ में। कोई भी स्टेटमेंट, यू गॉट द स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कोई स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कब? जब पहली बात उस स्टेटमेंट में जितने भी वर्ड्स, जितने भी टर्म्स, जितनी भी बातें लिखी हैं वो आपको समझ में आ जाए। फिर उन बातों से, उन सेंटेंसेस से जो एक स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है उसका सेंस तुम्हें समझ में आ जाए। तो पहले तो उसके अंदर वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ जाए, जितने फ्रेजेस वगैरह लिखे हैं वो समझ में आ जाए, फिर उससे बनने वाला जो आइडिया है, जो थॉट है, वो तुम्हारे तक कम्युनिकेट हो जाए, तो आप बोलते हो कि स्टेटमेंट समझ में आ गया। आपने बोला स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका क्या मतलब है? जो बताएगा वो जीनियस। जल्दी बोलो तो। 95% बच्चों को समझ में आ गया है, तो व्हाट डू यू मीन बाय आई एक्स ऑन एक्स? Chat box is there and I am waiting for your answer. वन वन नहीं जी, वन वन नहीं। देखा ना, ये ऐसा ही होता है बेटा, बहुत सारे लफड़े होते हैं। इट इज अ रिलेशन ऑन सेट एक्स। रितेश, क्या मतलब हुआ बेटा रिलेशन ऑन सेट एक्स? रिलेशन तो हमेशा बोला जाता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम एक्स टू वाई, और रिलेशन ऑन एक्स का मतलब क्या हुआ? तो यही तो क्वेश्चन है मेरा कि अ रिलेशन आर ऑन एक्स का क्या मतलब हुआ, यही तो समझाना है आपको। ऑन इटसेल्फ का मतलब क्या है यार? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इन ऑर्डर टू डिफाइन अ रिलेशन यू हैव टू गिव टू सेट्स, यू हैव टू मेंशन फ्रॉम विच सेट टू व्हाट सेट। तो रिलेशन ऑन एक्स का मतलब होता है रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट एक्स। समझ में आया? तो यूजुअली दिया रहता है रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, ए टू बी, आर टू आर, बट आर टू आर है तो उसको रिलेशन ऑन आर भी बोल देते हैं। रिलेशन ऑन एक्स का मतलब है एक्स सेट से एक्स सेट पर, जो इन डोमेन का सेट है वही कोडोमेन का सेट है।
ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा रिलेशन ऑन एक्स का मतलब। अब वापस आते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटी पढ़ो, क्या है कि एक्स सेट से एक्स सेट पर, तो डोमेन भी एक्स है और कोडोमेन भी एक्स है, और ये आई एक्स है, तो आई एक्स ऐसा रिलेशन है जो x1 इनपुट है तो x1 आउटपुट होगा, x2 इनपुट है तो x2 आउटपुट होगा, एंड सो ऑन। इनपुट इक्वल टू आउटपुट ओनली होगा, तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। मतलब इनपुट को चेंज नहीं करता। 1 1 2 2 3 3 क्या है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सभी रिफ्लेक्सिव होंगे, बट सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होंगे। तो रिफ्लेक्सिव is not necessarily identity, but identity is necessarily reflexive. तो सब लोग को रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात समझ में आ गई, आइडेंटिटी समझ में आ गया, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में फर्क समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, मतलब ग्राफिकली क्या होगा, देखो ग्राफिकली ये होगा कि जब आप ऐसे रिलेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे, मतलब इन ऑर्डर्ड पेयर को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करोगे, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, उसके जितने भी पॉइंट होंगे, जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, वो हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन पर होंगे। इसी लाइन पर सारे डॉट्स होंगे सारे। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा उसमें क्या खास बात होगी, तो रिफ्लेक्सिव में बहुत सारे डॉट इस पे होंगे, बट कुछ एक डॉट इसके बियॉन्ड भी हो सकते हैं। मतलब कोई पॉइंट यहां भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहां भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहां भी हो सकता है। बट ये जरूर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कॉमा अल्फा एक्स कॉमा एक्स होना चाहिए, और ये बात हर एक्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। और आइडेंटिटी में अगर ये वाले पॉइंट हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, सिर्फ इसी के पॉइंट रह गए, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब आ जाएंगे सेकंड पे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक वर्ड बहुत यूज कर चुके हैं आप। अभी आपने सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करी, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस की बात करी थी, याद करो। An expression containing two variable x and y is called symmetric if x interchange with y does not change the expression. अगर x की जगह y और y की जगह x कर दो तो एक्सप्रेशन चेंज ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो लिख दो, a relation R is called symmetric. A relation R from x to y is said to be symmetric if and only if x related to y implies y related to x. x related to y implies y related to x। मतलब क्या हुआ कि अगर रिलेशन के हर ऑर्डर्ड पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर है, तो y कॉमा x भी होना चाहिए। तभी ना x की जगह y और y की जगह x करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 2,4 है तो 4,2 भी होना चाहिए। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का मतलब, दैट इज when xy belongs to R will always imply yx belongs to R, and this must be true for every xy which lies in the relation as a set of ordered pair। तो सिमेट्री टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई रिलेशन R सिमेट्रिक है ये टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा स्टेप 1 क्या है सिमेट्री टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट सिमेट्री। स्टेप 1 क्या, ऑब्जर्व the relation R as a set of ordered pair। अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को ऑब्जर्व करो। एंड क्या ऑब्जर्व करो, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू R, रिलेशन R का जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है बेटा, उसमें जितने भी अल्फा बीटा हैं
if beta comma alpha also belongs to R, then R is symmetric. समझे? कितने लोग बात समझ गए? जल्दी बोलो। तो रिलेशन आर के सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को देखो, अगर उसमें अल्फा बीटा है तो देखो उसी में बीटा अल्फा भी होना चाहिए। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। एंड इफ एट लीस्ट वन केस, if there exists at least one case alpha comma beta belonging to R, but beta comma alpha does not belongs to R, then R is non-symmetric relation. तो ये मैंने बात समझाई कि कैसे चेक करेंगे। इसी के बाद एक पॉइंट और लिख दो, द ग्राफ ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये प्रॉपर्टी है, द ग्राफ ऑफ अ सिमेट्रिक रिलेशन is always symmetric about line y equal to x, about the straight line y equal to x होना ही चाहिए। आप याद करो कि ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि y equal to x लाइन की क्या खास बात होती है? किसी भी पॉइंट अल्फा बीटा को y equal to x में अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बीटा अल्फा हो जाता है। तो अगर किसी रिलेशन में अल्फा बीटा भी है और उसी में बीटा अल्फा भी है तो सिमेट्रिकली पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे ना। अगर कोई पॉइंट y इक्वल टू x के ऊपर ग्राफ पे लाई कर रहा है तो उसी का इमेज भी लाई करेगा, तो इसीलिए y इक्वल टू x मिरर मान लो। y इक्वल टू x में ग्राफ क्या होना चाहिए? ग्राफ y इक्वल टू x में क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए हमेशा। तो the graph of symmetric relation is always symmetric about the line y equal to x. There are so many xy equal to 4 a relation are defined from real except 0 to real number such that xy equal to 4, that is y is equal to 4 by x. अब x को y करो, y को x करो, रिलेशन चेंज नहीं होगा। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसे ही आएगा, ऐसा रेसिप्रोकल रिलेशन जैसा होता है, बॉयल्स लॉ, ऐसा ग्राफ आएगा। y को x लाइन में इसको आप रिफ्लेक्ट करोगे तो मिरर इमेज आएगा। इधर वाला पोर्शन जो है वो इधर वाले का जस्ट मिरर रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, सिमेट्रिक के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लो, समझ लो। मैंने बोला x रिलेटेड टू y सिमेट्रिक कब होगा? जब उस रिलेशन के सेट में, रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है तो उसी सेट में वाई एक्स भी होना चाहिए, और ये बात हर एक्स वाई के लिए ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, if line L1 is perpendicular to L2, मतलब L1 related to L2 if and only if L1 is perpendicular to L2, and if L1 is perpendicular to L2, this always implies that L2 is also perpendicular to L1, and this implies L2 related to L1. तो लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं हमेशा कि लाइन 2 लाइन 1 के परपेंडिकुलर भी है,
दैट्स इट। ऐसे ही इक्वालिटी का रिलेशन, इक्वालिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। x related to y if and only if x is equal to y, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? तो हम बोलेंगे ऐसे, लो, let x related to y, this implies x is equal to y, this implies y equal to x, this implies y related to x। दैट इज हमने क्या प्रूफ किया कि अगर xy belongs to r है तो yx belongs to r होगा। तो इक्वालिटी का रिलेशन क्या है? इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और लेते हैं, सिमेट्री समझ में थोड़ी बहुत आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फ्रॉम द सेट 1, 2, 3 टू 1, 2, 3, 4 इज कैन बी कॉल्ड सिमेट्री? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आप फटाफट ये पांचों को ऑब्जर्व करके बताओ कि इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स। अनमोल ने बोला सी एंड डी। सी बोला सी सिमेट्रिक है, और डी भी सिमेट्रिक है। रितेश ने बोला बी सी डी ई। निशांत ने बोला ए बी ई। अभी ओनली ई। अंकित बी डी। बी डी। चलो अब देख लेते हैं, अब शांत हो जाओ बिल्कुल। लिसन टू मी केयरफुली, ओके? डेफिनेशन को फिर से पढ़ो। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये y टू x लाइन है। सिमेट्रिक रिलेशन इस लाइन के अबाउट उसका ग्राफ सिमेट्रिक होता है। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, कुछ पॉइंट का ग्राफ, मतलब कलेक्शन ऑफ सम पॉइंट्स, राइट? तो मैंने कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन लिया। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? I have shown the relation as a set of dots, points in xy plane. आपको बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। जल्दी बोलो।
हाँ जी बोलो। सिमेट्रिक है। क्यों आपने बोला सिमेट्रिक है? बिकॉज इसकी जो ये 1,1, 2,2, 3,3 अल्फा टाइप के पॉइंट तो इसी लाइन पर ही है, तो अपनी खुद ही इमेज है। और ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। तो हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स इसमें मिरर इमेज के फॉर्म में है। तो अगर ये अल्फा बीटा है तो ये पॉइंट बीटा अल्फा भी है इस पे। अगर यहाँ गामा डेल्टा है तो ये डेल्टा गामा भी है। और ये अल्फा अल्फा है, ये मतलब के कॉमा के है, ऐसे ये टी कॉमा टी है। तो जो भी पॉइंट है सिमेट्रिकली प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? सिमेट्रिक है तो आपने बोला सिमेट्रिक है। अब जो मैं वो कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, सारे पॉइंट वही है। अब मैंने ये पॉइंट हटा दिया, अब ये सिमेट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है? नहीं है। अच्छा अब सिमेट्रिक है, यस। क्यों? क्योंकि गामा डेल्टा है तो डेल्टा गामा है। अच्छा अब सिमेट्रिक है कि नहीं है? नहीं है। डेल्टा कॉमा गामा है बट गामा डेल्टा नहीं है, तो इसका इमेज नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और इसको भी हटा दे। अब सिमेट्रिक है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? है। अच्छा अब सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है। अभी सिमेट्रिक है कि नहीं? अभी सिमेट्रिक नहीं है। तो आप नॉन सिमेट्रिक कब बोलोगे? कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है ऐसा कब बोलोगे? जब अल्फा बीटा हो और बीटा अल्फा ना हो। अगर किसी अल्फा बीटा के होने के कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा अल्फा नहीं है तो बोलेंगे नॉन सिमेट्रिक है। तो एम्प्टी रिलेशन प्लेन पेपर क्या है? प्लेन पेपर एज ए ग्राफ क्या है? परफेक्टली सिमेट्रिक है। तो एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आपको मैथमेटिकल लॉजिक पे जाना पड़ेगा। मैथमेटिकल लॉजिक की बात मैंने करी थी ना? क्या मैथमेटिकल लॉजिक में क्या बताया था? एक बताया था कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं? P इंप्लाइज Q प्रूफ करने के लिए हम निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। P होगा तो Q होगा। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि Q नहीं होगा तो P नहीं होगा। जैसे जैसे if you study you will succeed in the exam, if you study you will get success, you will not get success if you don't study। तो ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो नल सेट के लिए हमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है? एक्स वाई है इंप्लाइज वाई एक्स है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलो, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर if xy does not belongs to R। So yx does not belongs to R if xy does not belongs to R। If yx does not belongs to R, then xy does not belongs to R। तो ये बात तो सही है ना? तो होने वाली बात तो गलत है क्योंकि एम्प्टी में तो कोई ऑर्डर पेयर है नहीं। तो हम कंट्रा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट दे करके बोलेंगे सही है। तो ये बाय कंट्रा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, और ज्योमेट्रिकली तो मैंने दिखाई दिया कि प्लेन पेपर हमेशा सिमेट्रिक होगा। जब कोई डॉट ही नहीं है तो सिमेट्री नहीं होने का सवाल ही नहीं। तो एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक है। अब इसको एज अ नोट लिख दो कहीं पर। नोट क्या? एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है? अरे बोलते रहो भाई।
दूसरा पॉइंट ये भी लिखो, एवरी सिंगलटन रिलेशन, एवरी सिंगलटन, सिंगलटन मतलब जिसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। यहां भी वही आर्ग्यूमेंट होगा बेटा, सिंगलटन रिलेशन तो नहीं बोलना चाहिए हमें, सिंगलटन रिलेशन तो नहीं, ये गलत लिख दिया हमने, एम्प्टी रिलेशन तक की बात करो, सिंगलटन या एवरी रिलेशन ऐसे लिख दो, एवरी रिलेशन हैविंग रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर इज सिमेट्रिक, ये लिख दो। एवरी रिलेशन विद रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इज सिमेट्रिक। जैसे ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। ये वाला तीसरा, तो देखो ये सिमेट्रिक था, ये सिमेट्रिक था, सी, सी सेट को अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा कुछ एलिमेंट क्रिएट करके देखो, तो 1 1 1 है, 1 2 है, और 2 2 है, और 2 3 है, 3 3 है, और 3 4 है, क्योंकि आउटपुट या तो इनपुट के इक्वल है या तो इनपुट से एक बड़ा है। अब इसमें देखो तो ये नॉट सिमेट्रिक है ना, नॉट सिमेट्रिक, क्यों? क्योंकि 1 2 तो है, 1 is related to 2 but 2 is not related to 1। देख लो, 1 2 ऑर्डर्ड पेयर है बट 2 1 है कहीं इस पूरे में? 2 1 नहीं है। तो अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसका सिमेट्रिक पेयर प्रेजेंट नहीं है उस रिलेशन के सेट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिमेट्रिक बोलेंगे। अच्छा, ग्राफ पे भी देखो, ग्राफिकली भी समझ सकते थे। अगर मैं इस रिलेशन का ग्राफ बनाऊं, ये वाला रिलेशन का ग्राफ, तो कैसा ग्राफ दिखेगा? एक तो y को x लाइन ड्रॉ कर दो बेटा, y को x लाइन, ये तो है ही, तो ये तो परफेक्टली सिमेट्रिक लाइन है, y को x के अबाउट ही सिमेट्री देखनी है। एक है y को x प्लस 1, किसी के पैरेलल ऊपर की तरफ लाइन। अब मुझे बताओ, क्या ये ग्राफ y को x के अबाउट सिमेट्रिक है? ये दो लाइंस का पेयर है, क्या ये ग्राफ y को x के अबाउट सिमेट्रिक है? यस और नो? यस, अगर y इक्वल टू x के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक तब होता जब यहां भी एक लाइन होती ऐसे पैरेलल इसी के, मतलब अगर होता y इज इक्वल टू x माइनस 1 भी होता, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इक्वल टू x माइनस 1, ये तीन होता अगर, तो एक्चुअली इनका कंबाइंड इक्वेशन ऐसा बन जाता ना, y माइनस x इंटू y माइनस x माइनस 1 इंटू y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा। अब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होता, इसमें x को y करो और y को x करो तो कोई चेंज नहीं होगा। आप करके देख लो, इंटरचेंज x विद y इन दिस रिलेशन, इट इज पेयर ऑफ सेट ऑफ 3 लाइंस, ग्रुप ऑफ 3 लाइंस, तो ये हमेशा एक सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्म होगा। तो चलो जी, ये वाला सिमेट्रिक नहीं है, और ये 1 1 3 2 2 3, तो हर एक एलिमेंट को ध्यान से देखो, हर एक एलिमेंट को 1 1 है तो 1 1 है, ट्रू है, 3 2 है तो 2 3 को इंटरचेंज करो, 2 3, इसका सिमेट्रिक पेयर 2 3 2 3 है, और 2 3 है तो 3 2 है। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक पेयर प्रेजेंट है, तो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक में इस सेट या इस सेट की कोई बात नहीं होती है। सिमेट्रिक में सेट ऑफ रिलेशन, रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को देखना होता है, और उसके हर पेयर का सिमेट्रिक पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा सिमेट्रिक था, ये नहीं था, ये है,
और ये लास्ट, ये तो रिलेशन ही नहीं है, नॉट अ रिलेशन, तो ये भी नहीं है। गुड, तो सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया। तो जरा दो रिलेशन में लिख रहा हूं, फटाफट बताएंगे वो सिमेट्रिक है कि नहीं। पहला एग्जांपल, पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। मतलब एक रिलेशन है जो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन पर डिफाइंड है, such that L1 is related to L2 if L1 is parallel to L2। आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। दूसरा, a relation R defined from real number to real number such that X related to Y if and only if X is greater than or equal to Y। greater or equal to का रिलेशन, greater or equal। तीसरा, a relation R defined from set H to H such that X related to Y if and only if X is brother of Y। अब फटाफट बोलो कि ये जो था तुम्हारा R1 रिलेशन, और ये जो था तुम्हारा R2 रिलेशन, और ये जो था तुम्हारा R3 रिलेशन, राइट। आपको बताना है कि ये रिलेशंस सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री दोनों ही बता दो फटाफट जल्दी से। R1 की बात करो, R1 एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अंडरस्टूड। तो R1 रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो क्लियर है। R1 सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इफ L1 पैरेलल टू L2, अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो ऑब्वियसली L2 L1 के पैरेलल होगी, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, पहला हो गया। अब आ जाओ R2 पे। R2 रिलेशन greater or equal to X is greater than or equal to X is true। हर नंबर, हर एक रियल नंबर अपने अपने इक्वल या अपने से बड़ी होती है। तो अपने से बड़ी तो नहीं होती है बट अपने से इक्वल होती है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, x इक्वल टू x जो कि सही स्टेटमेंट है, x ग्रेटर देन x जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो R स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब दोनों से कम एक ट्रू है। तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है। और सिमेट्रिक है कि नहीं, नॉट सिमेट्रिक। क्यों? जैसे मैंने बोला 3 is greater than equal to 2 but 2 is not greater than or equal to 3। 3 is related to 2 but 2 is not related to 3। समझ रहे हो कि नहीं? 3 greater than equal to 2 ये स्टेटमेंट सही है, 3 greater than 2 है तो ये सही स्टेटमेंट है। 2 greater than equal to 3, 2 greater than equal to 3 ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? इसका ब्रेकअप करो, 2 greater than 3 और 2 equal to 3, फॉल्स ये भी है और फॉल्स ये भी है। जब दोनों फॉल्स है तो और स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। तो आपने क्या बताया कि 3 तो 2 से रिलेटेड है बट 2 3 से रिलेटेड नहीं है। तो ये वाले रिलेशन के बारे में आपका क्या आउटकम आया, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक।
रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हो गया जी और ये हो गया जी। अब लास्ट का बताओ। बीइंग ब्रदर ऑफ, रिफ्लेक्सिव तो बोल ही चुके कि नॉट रिफ्लेक्सिव था, और सिमेट्रिक भी नहीं। जैसे अगर आपने बोला कि रमेश इज ब्रदर ऑफ सुनीता, then can you say that Sunita is brother of Ramesh? क्यों भाई, बोल सकते हो क्या? हैं? अभी बोल रहा हूं, हाँ बोल ही सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बोल सकते। तो नॉट ब्रदर ऑफ, तो अगर आप बोलते हैं A इज ब्रदर ऑफ B, तो B कैन बी सिस्टर, एंड इफ B इज अ सिस्टर देन सिमेट्री नहीं वर्क करेगी, B ब्रदर ऑफ A नहीं वर्क करेगा। तो आई थिंक ये हो गया नॉट सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था एंड नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आई होप रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्री समझ में आ गई। तो लास्ट एक लिख दो, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या, फटाफट जल्दी से समझो। इफ relation R is defined from X to Y and it is called transitive, then for all XY belongs to R and YZ belongs to R, XZ must belongs to R। मतलब क्या है? मतलब ये बोला जा रहा है कि if X is related to Y and Y related to Z, अगर आपको दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं जिसमें फर्स्ट का y कोऑर्डिनेट सेकंड के x कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है, आई रिपीट, इफ इन द relation R as a set of ordered pair, there exist two such ordered pair such that the output of first matches with the input of second, x coordinate of one matches with the y of other, then corresponding to such two ordered pairs, या सुनो ध्यान से सुनो, then corresponding to such two ordered pair, if you strike off the matching coordinates, then x related to z होना चाहिए, x is related to z होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर xy and yz belongs to R है, x related to y and y related to z must imply x related to z, implies x related to z। ये पहला और ये लास्ट रिलेटेड होने चाहिए। जैसे a is greater than equal to b and b is greater than equal to c implies a is greater than equal to c, and therefore ये होता है ना, therefore inequality is transitive, inequality is a transitive relation। a equal to b and b equal to c implies a equal to c, equality is also transitive। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी मतलब जो ट्रांजिट हो जाए, जो ट्रांसफर हो जाए। ए ने बी को दिया, ए ने बी से रिलेट किया और बी ने सी से रिलेट किया, तो ए सी से रिलेट हो गया। अब जैसे फ्रेंडशिप का रिलेशन जो होता है, फ्रेंडशिप का रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो बोल रहे नहीं फ्रेंडशिप का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं, क्योंकि अगर ए इज फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज फ्रेंड ऑफ सी, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए इज फ्रेंड ऑफ सी। ठीक है,
बीइंग ब्रदर ऑफ ट्रांजिटिव है, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, देन ए मस्ट बी ब्रदर ऑफ सी, ट्रांजिटिव है। तो कुछ रिलेशन ट्रांजिटिव होंगे, कुछ रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होंगे। जैसे आपने बोला कि x रिलेटेड टू y, if x donates ₹100 to y, समझ रहे हो? तो ये रिलेशन आर है, तो ये ट्रांजिटिव है, तो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। डोनेशन ट्रांजिटिव है। कैसे? x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z implies x ने y को दिया कितना? 100 रुपीज, 100 बक्स दिया y को, और y ने 100 बक्स दिया किसको? z को। अगर x ने y को दिया और y ने z को दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि x हैज गिवन ₹100 टू z, क्योंकि जो x का 100 रुपीज था वो कहां पहुंच गया? z तक पहुंच गया। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, मनी ट्रांसफर ट्रांजिटिव है, बट x ने y को एक थप्पड़ मारा एंड y ने z को एक थप्पड़ मारा, तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि x ने z को थप्पड़ मारा। x slaps y and y slaps z, then do we say that x slapped z? No. तो slapping is non-transitive। तो मैं यहां सिर्फ एग्जांपल देके ये समझा रहा हूं कि सारे रिलेशन ट्रांजिटिव हैं, ये जरूरी नहीं। तो इक्वालिटी ट्रांजिटिव है, इनइक्वालिटी ट्रांजिटिव है, मनी पैसे का ट्रांसफर होना ट्रांजिटिव है, सारा पूरा मॉनेटरी सिस्टम इसी से चलता है। बट ड्रग्स देना, मर्डर करना, किल करना, थप्पड़ मारना, ये सब ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, थोड़ा समझ में आ गया? x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z इंप्लाइज x रिलेटेड टू z होना चाहिए। जैसे द रिलेशन बीइंग सिस्टर ऑफ अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं x रिलेटेड टू y एंड, ये हमेशा लेके चलना पड़ेगा, लेट x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, ये ट्रांजिटिविटी का, टू टेस्ट दी ट्रांजिटिविटी लिख सकते हो कहीं पर, टू टेस्ट दी ट्रांजिटिविटी। जब कभी भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट करनी होती है तो ऐसे ही करते हैं। लेट x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज x y से रिलेटेड है, तो x इज सिस्टर ऑफ y एंड अगर x y की सिस्टर है तो y क्या हो सकता है? y के लिए दो पॉसिबिलिटी है, y कैन बी सिस्टर, y कैन बी ब्रदर। बट आगे बोला गया कि y रिलेटेड टू z, मतलब y इज सिस्टर ऑफ z। अब बात क्लियर हो गई कि y ब्रदर तो हो नहीं सकता, तो x सिस्टर है किसकी? y की, और y भी सिस्टर है, y भी फीमेल है, तो y इज सिस्टर ऑफ z। अब z क्या हो सकता है? z कैन बी सिस्टर फीमेल, z कैन बी मेल, hardly matters whether z is a brother or sister, x will be always sister of z। तो बीइंग ब्रदर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन है, बीइंग सिस्टर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये एग्जांपल फटाफट जल्दी से बता दो, फटाफट टेस्ट करो और बताओ इसमें से कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा नहीं है। टेस्ट में क्या करते हैं, ट्रांजिटिविटी के टेस्ट में क्या करते हैं? तो पहला स्टेप क्या है? लेट x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। फिर दूसरा स्टेप, देन ट्राई टू प्रूव और डिसप्रूव x रिलेटेड टू z। या तो आप इस दो अजम्पशन से
ये प्रूफ कर दो कि x रिलेटेड टू z है, और या तो ये प्रूफ कर दो कि x इज नॉट रिलेटेड टू z। जब आप प्रूफ करोगे x रिलेटेड टू z तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, जब आप प्रूफ करोगे कि x इज नॉट रिलेटेड टू z तो नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो नॉन ट्रांजिटिव के लिए तो आप यहां लिखो टू डिसप्रूव although to disprove only one counter example is sufficient। तो हमेशा आसान होता है डिसप्रूव करना, अगर अगर वो सही नहीं है स्टेटमेंट तो काउंटर एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांजिटिविटी में पहले तो हम आदत हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि डिसप्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढो। तो अगर वो नॉन ट्रांजिटिव होगा तो फटाक से आपको कोई काउंटर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, और अगर वो ट्रांजिटिव होगा तो तुम्हें काउंटर एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तब हम उसको सिस्टमेटिकली प्रूफ करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट। एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, वही कॉन्ट्रापॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसमें जो कंडीशन हाइपोथेसिस है ना वो फुलफिल नहीं हो रही है। हाइपोथेसिस एजम्पशन क्या है कि दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होने चाहिए जिसमें एक का y दूसरे के x से मैच करे। तो एम्प्टी रिलेशन में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो उसको बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोलेंगे, तो ये ट्रांजिटिव है। एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, वो भी बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, क्योंकि दो होने चाहिए तभी जाके ट्रांजिटिविटी की बात आएगी। तीसरी बात भी लिख लो, a relation having set of ordered pair such that y coordinate of any ordered pair, any pair does not match with x of any other। अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि उसके किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का y कोऑर्डिनेट उस रिलेशन के किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के x कोऑर्डिनेट के साथ मैच नहीं कर रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। तो बेटा ये तीन केसेस जो हैं वो कंट्रापॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की वजह से बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोले जाएंगे। तो ट्रांजिटिविटी का टेस्ट कब करने की जरूरत पड़ेगी? जब ऐसे दो कम से कम ऑर्डर पेयर आर में हो, रिलेशन के सेट में कम से कम दो ऑर्डर पेयर ऐसे हो सच दैट एक का y दूसरे के x कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा हो, तो हम ऐसे केस को टेस्ट करेंगे। और टेस्टिंग के लिए जो मैचिंग कोऑर्डिनेट है उसको हटा करके क्या होना चाहिए, तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए। अगर ये आ गया तो ट्रांजिटिव है, अगर ये नहीं आया तो नॉन ट्रांजिटिव। ये है कहानी कि ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूव होगी। तो ये ट्रांजिटिव है बाय डिफॉल्ट, ये ट्रांजिटिव है बाय डिफॉल्ट, ये ट्रांजिटिव है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 4, 4 से x कोऑर्डिनेट वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया बाय डिफॉल्ट। अब आ जाओ डी पे। डी ट्रांजिटिव है कि नहीं? वन टू, अब एक एक देखो, ध्यान से देखो कैसे टेस्ट करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है तो कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप हर एक ऑर्डर्ड पेयर को देखो। जैसे पहला वाला देखो, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2। अब आप ढूंढो कि 2 किसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो आपको मिला कि यहां पर x कोऑर्डिनेट 2 है ना। इसको इसके साथ देखो तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो इससे 2 और 2 को हटा दो तो क्या आना चाहिए 1 रिलेटेड टू 3 है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 3 हो गया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई देखो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो तो ट्रांजिटिवली प्रेजेंट है, तो ये तो ट्रांजिटिवली प्रेजेंट है, इसको हटा दो। तो फर्स्ट पे टिक कर दो कि फर्स्ट की ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रही है। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड क्या है 3, 2, इसका y क्या है 2,
और 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 3 2 एंड 2 3, 3 2 एंड 2 3, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिटिव ट्रांजिशन चेक करो। 2 और 2 हटाओ, क्या है 3 3, तो 3 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3, बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। इसका मतलब है कि ऑल्दो फर्स्ट ऑर्डर पेयर ट्रांजिट हो रहा था, बट सेकेंड ऑर्डर पेयर का कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन नहीं हुआ, हम बोलेंगे डी इज नॉन ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। अब आ जाओ ई। ई तो आप देख ही सकते हो कि हाँ 4 आ गया, तो ये नॉट अ रिलेशन, ये तो रिलेशन ही नहीं। तो हमने 3 रिलेशन बताया, क्या क्या बताया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गए, तो एक नोट करके लिख दो। नोट क्या है? नोट जी, दैट नोट होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R is called equivalence. A relation R from X to Y is called equivalence if it is reflexive as well as symmetric and transitive. तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। एंड नाउ जस्ट रिकॉल, अभी तक जितने रिलेशंस और एग्जांपल्स हमने लिए उसमें से कौन कौन सा इक्विवेलेंस था? Did I talk of some relation? Did I take some example which was reflexive, symmetric as well as transitive? तो जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उसमें से 2 एग्जाम्पल तो क्लियरली ऐसे थे जो तीनों प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करते थे। इक्वालिटी, x is related to y if and only if x equal to y. रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। It was reflexive, symmetric as well as transitive. And दूसरा था पैरेललिज्म ऑफ लाइंस, है ना? L1 related to L2 if L1 is parallel to L2। तो अगर 3 लाइंस है, A लाइन B के पैरेलल है, तो B लाइन A के पैरेलल है, इसलिए हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। और अगर तीसरी लाइन पे ऐड कर दें A पैरेलल टू B, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 टू L3, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के, तो L1 L3 के भी पैरेलल है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों रिलेशंस क्या थे? ये टिपिकल एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के ये 2 एग्जांपल हो गए। और भी तमाम एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि यही 2 हैं। तो देयर आर इनफिनिट मेनी रिलेशंस जो कि इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का ये सिंबॉलिक नोटेशन है, जैसे सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट होता है ना, उसी तरह से इक्विवेलेंस का रिलेशन है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इक्विवेलेंस है, congruency of triangle equivalence है। A triangle 1 similar to triangle 2, triangle 2 to triangle 3, then triangle 1 to triangle 3. Every triangle is similar to itself. A is similar to B, then B is similar to A. तो ये reflexive, symmetric, transitive है। Same can be said about the congruence. Same can be said about the parallelism of line and so on. तो ये सब equivalence relation के example हैं। तो जरा एक बार बोलो कौन कौन सा रिलेशन आपने पढ़ लिया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर हो गया और इक्विवेलेंस रिलेशन भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट लिख दो और आज की क्लास यही खत्म करते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके नाम को पढ़ो।
तो सिमेट्री का मतलब क्या था? सिमेट्री होने का मतलब है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, है ना? एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। मतलब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अगर 1 2 है और 2 1 नहीं है तो सिमेट्री ब्रेक हो गई, इसको एंटी सिमेट्री बोलते हैं। 1 3 2 है और 2 3 भी है तो सिमेट्री हो गया। बट 3 2 है बट 2 3 नहीं है, तब क्या बोलोगे? सिमेट्रिक नहीं हो रहा है ना? 4 7 है एंड 7 4 भी है तो हम बोलेंगे इस ऑर्डर पेयर की सिमेट्री है। बट 4 7 है बट 7 4 एब्सेंट है तो बोलेंगे 4 7 की सिमेट्री ब्रेक हो रही है, मतलब एंटी सिमेट्री हो रहा है। अच्छा, 1 1 है, अगर 1 1 है तो ये सिमेट्री हुआ कि एंटी सिमेट्री? तो बोल रहे हैं 1 1 का एंटी सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता ना। अगर 1 1 है तो 1 1 का जो सिमेट्रिक पेयर है वो खुद ही है, तो 1 1 है तो 1 1 होगा ही होगा। तो एंटी सिमेट्री का मतलब होता है अगेंस्ट सिमेट्री, एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्री के अगेंस्ट है। तो ऐसा रिलेशन अल्फा बीटा अलाउ करेगा तो बीटा अल्फा अलाउ नहीं करेगा उस रिलेशन में। लेकिन किस केस के लिए? जब अल्फा और बीटा अनइक्वल है। मतलब इफ अ रिलेशन हैज an ordered pair x comma y such that x is not equal to y, then y comma x will not be there in that ordered pair, in that set, then it is called antisymmetry। तो लिख दो इसकी डेफिनेशन, जैसे मैंने समझाई है उससे थोड़ा डिफरेंट नजर आएगी लेकिन मीनिंग सेम है। डेफिनेशन क्या है? लिख दो, a relation r from a to a is called antisymmetric if and only if a related to b and b related to a implies a equal to b। if ab belongs to r and ba belongs to r then a equal to b होना चाहिए। मतलब अल्फा कॉमा अल्फा टाइप के ऑर्डर पेयर के अलावा, except alpha comma alpha kind of ordered pair, no other symmetric ordered pair must be present in that set। मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसे वाले ऑर्डर पेयर के अलावा और कोई ऑर्डर पेयर सिमेट्रिकली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रिलेशन है R, उसमें एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 3 5 4 7 6 6 9, ये ऑर्डर पेयर, ये रिलेशन आर क्या है? आर इज एंटी सिमेट्रिक। अगर मैं R1 एंटी से R2 लिखा मैंने 1 1 2 2 3 3, ये कैसा है? ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक का मतलब नॉट सिमेट्रिक नहीं है, तो प्लीज मेक अ नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। एंटी सिमेट्रिक does not necessarily means नॉन सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक को नॉन सिमेट्रिक या असिमेट्रिक मत समझ लेना। एंटी सिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्री के अगेंस्ट है। बट मतलब है कि इफ अल्फा, if x is not equal to y, then x y belongs to R will always imply yx does not belongs to R। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से डिफरेंट है वो सिमेट्रिकली प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर वो है तो उनका सिमेट्रिक पेयर R में एब्सेंट होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटी सिमेट्री। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक्स वाई भी मिल रहा है और वाई एक्स भी मिल रहा है तो ये तभी पॉसिबल होना चाहिए जब एक्स इक्वल टू वाई हो जाए।
जैसे कि being subset of antisymmetric relation है, greater than or equal to antisymmetric relation है, identity relation antisymmetric relation है, being subset of, देखो A subset B and B subset A का मतलब क्या होता है? अगर A सेट B का सबसेट है और B A का, तो A इक्वल टू B हो जाता है। मतलब अनइक्वल सेट के लिए ये दोनों बातें होल्ड नहीं कर सकती। इसी तरह से अगर आप बोलता हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो क्या हो जाता है? x इक्वल टू y हो जाता है। ठीक है, तो ये है एंटी सिमेट्री। तो आई जस्ट रिकैप, इस आज की डिस्कशन में हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन when x is related to x for all x belongs to domain set. What is symmetric relation, identity relation? X is related to only x. What is symmetric relation? A related to B, then B must be related to A for every AB in this set of relation. What is transitive relation? A B से related है and B C से related है, तो A C से होना चाहिए। And what is equivalence relation? एक ऐसा relation जो reflexive भी हो, symmetric भी हो और transitive भी हो। And lastly, what is anti-symmetric relation? तो एक ऐसा relation जो symmetry के against हो, मतलब अगर x y से related है and y x से भी related है, तो ये तभी possible होना चाहिए जब x और y दोनों equal हैं। unequal x y के लिए अगर x y है तो y x नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द +2 पोर्शन ऑफ रिलेशन। तो जितना कॉन्सेप्ट आज बताया गया उसके बेसिस पर आज आपको एक गेम मैं दे दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा, उस गेम को सॉल्व कर जाना। और नेक्स्ट क्लास जो होगी मंडे को, तो हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आपको टेस्ट करेंगे कि आपने कितना सीखा है, कितने क्वेश्चंस किए हैं, और कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग फंक्शंस पे मूव आउट करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन का जो 11th वाला पोर्शन है उसके कुछ वीडियोस में ऑटोमेटिकली ऐसे डाल दूंगा, उसको जिसको रिकैप करना है, जिसको लगता है कि पीछे की चीजें देखनी हो वो देख लें। तो आज की क्लास में ये ओवर करता हूँ, खत्म करता हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी अगर रिस्पेक्टिव आपकी कोई दूसरी क्लास है तो आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं। किसी को डाउट है तो मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, जिसको बात करनी होगी मेरे से बात कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ये ग्राफ जो बना है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का, हाँ, एंटी सिमेट्रिक का कोई ग्राफ नहीं बनाया था बेटा, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अगर नॉन अनइक्वल एब्सिस एंड ऑर्डिनेट का कोई पॉइंट प्रेजेंट है, हाँ जी, y है और yx भी है, तो x इक्वल टू y हो जाने का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट मूव करके यहीं आ जाएंगे, y इक्वल टू x लाइन पर आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। मतलब एंड एक रिलेशन है 1,1, 2,2, 4,3, 3,4। एक मिनट, हाँ बोलो। रिलेशन के एक एलिमेंट्स हैं से कहाँ पर 2,1, इसके सेट बोल दो। सर नेचुरल नंबर्स ही ले लो दोनों। अच्छा, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अच्छी बात है, आगे बोलो। तो सर R1 इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,4 एंड 4,3। इसको हम एंटी सिमेट्रिक नहीं कहेंगे ना? इसको हम एंटी सिमेट्रिक नहीं कह सकते। इसको एंटी सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, ये तो सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक है। नॉट एंटी सिमेट्रिक। ओके सर, नॉट एंटी सिमेट्रिक। ओके सर। तो एंड बोला कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि क्योंकि 3 रिलेटेड टू 4 है 4 एंड 4 रिलेटेड टू 3 है, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 4। हाँ जी, तो डेफिनेशन वायलेट हो गई। अगर सिर्फ 1,1 और 2,2 होते
हाँ तो ऑब्वियसली तब हम कह देते हैं हाँ जी। सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है। हाँ जी ठीक है। एंड सर एक स्लाइड में एक एग्जांपल था ट्रांजिस्टिव रिलेशंस का। अब क्या है? हेलो। अब देखो, अब 1,1 2,2 3,4 अब क्या है? अच्छा अब सर अब एंटी सिमेट्रिक हाँ होगा अब होगा सिमेट्रिक हो गया, मतलब है कि सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटीसिमेट्री में अनइक्वल एक्स वाई वाले जो पेयर है ये सिमेट्रीज में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। ये तो हाँ इसको तो जी आप बना ही नहीं कर सकते हो ना, 1,1 हाँ का जी सिमेट्री कैसे ब्रेक कर सकते हैं? वो तो है ही नहीं सिमेट्री। कर सकते हाँ जी। और बोलो। सर और एक एग्जांपल हमने किया था अभी क्लास में ट्रांजिस्टिव रिलेशन का, हाँ वो जो ए बी सी डी ई पार्ट्स वाला, उसका सी पार्ट समझ नहीं आया, स्लाइड्स में था। यार कौन से तुम लोग बता मैं बता देता हूँ आपको रिलेशन। ट्रांजिटिव था। हाँ जी ट्रांजिटिव था। हाँ सर सी पार्ट। बोलो सब, सी पार्ट तो यही यही होना। हाँ जी ये कैसे है ट्रांजिटिव? वैसे ही है, वैसे ही है। नहीं समझ रहा है? नहीं सर, अरे x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, तब अरे x रिलेटेड टू z होता है। वैसे ही तो है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ट्रांजिटिविटी का टेस्ट कब परफॉर्म कर सकते हो? ट्रांजिटिविटी का चेक तब कर सकते हो जब आपको ऐसे दो पेयर मिल जाए। कैसे? सच दैट पहले का y दूसरे के, बोलते जाओ, z से रिलेटेड है। नहीं x से। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें एक का y कोऑर्डिनेट दूसरे के x कोऑर्डिनेट के साथ मैच कर रहा है, तब हम देखेंगे कि मैचिंग कोऑर्डिनेट को हटा करके ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं। हाँ जी ठीक है, तो ये अगर है तभी ना हम टेस्ट कर पाएंगे। हाँ जी तो अगर अगर ये सिचुएशन अराइज नहीं हो रही है हाँ जी तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? यस सर नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मैथमेटिकल लॉजिक क्या बोलता है कि अगर हाइपोथेसिस P इंप्लाइज Q का ट्रूथ कैसे वेरीफाई करते हैं, तो P है तो Q होगा। और p नहीं है तो q भी नहीं होगा, Q होता है कॉन्ट्रा confusion। पॉजिटिव। अरे ये मैंने कराया था यार तुम लोगों को। हाँ जी P हाइपोथेसिस होता है, Q कंफ्यूजन होता है। इम्प्लीकेशन में लेफ्ट की तरफ जो होता है वो हाइपोथेसिस होता है और इम्प्लाइज जो होता है वो कंफ्यूजन होता है। हाँ जब जी हाइपोथेसिस एग्जिस्ट नहीं करती है, जब एजम्पशन ही पॉसिबल नहीं हो, तो कंट्रा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट से प्रूव करते हैं। ओके सर। और कंट्रा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट मतलब हो गया कि देखो, ये कुछ ऐसी बात हो गई कि आप किसी बंदे को चोर कब बोलोगे? किसी बंदे को क्रिमिनल कब बोलोगे? जब उसने जब कोई उसका क्राइम कन्विक्शन किया। हो जाए ना, हाँ जी हाँ जी जब उसकी टेस्टिमनी हो जाए, हाँ जी बाय रूल ऑफ लॉ उसको कन्विक्ट कर दिया जाए, तभी तो उसको क्रिमिनल बोलोगे। यस सर। अगर उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है तो आप उसको क्रिमिनल बोलोगे तो गलत हो गया ना। हाँ जी तो until there is a conviction, everybody everybody is free, no यस one is सर criminal। नो वन इज क्रिमिनल। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि ऐसे एम्प्टी सेट क्यों सिमेट्रिक था, क्योंकि कि उसमें कोई ऑर्डर पेयर था नहीं। हाँ जी पेयर था नहीं, इसलिए बाई कंट्रापोजिटिव आर्गुमेंट सिमेट्रिक हो गया। इसी ओके तरह से इसमें ऐसे वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है, इस टाइप वाले पेयर्स यहाँ पर नहीं है कि हाँ 1 जी 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 2 4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। इसीलिए मैं ट्रांजिटिव समझ गया। कंट्रापोजिटिव आर्गुमेंट से कि एक्स जेड नहीं है क्योंकि एक्स वाई एंड वाई जेड नहीं। जी That's it। समझ गया सर। एंड सर
अरे भाई मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, सबको, जनता को अनम्यूट कर दिया, तो तुम क्यों नहीं हो पा रहे भाई? तुम जनता से अलग हो क्या? इसमें लिख के आ रहा है मेरे में, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूटेड। सर अब वो है। हाँ बोल। सर एक बार सिमेट्रिक रिलेशन की भी स्लाइड दिखा दो। हाँ क्या? सिमेट्रिक रिलेशन की भी एक बार स्लाइड दिखा दो। सिमेट्रिक वाली स्लाइड भी दिखा दो। ये लो भाई हाइलाइट्स देखो फटाफट। सिमेट्रिक रिलेशन की हाइलाइट्स देखना है दमनजोत को। एक मिनट देखने गया, सिमेट्रिक कहाँ गया यार मेरी? जो सर क्वेश्चन वाली थी। हाँ जी देख लिया। सर एक बार ई बताना। कौन सा? ई? अच्छा ठीक है, आ गया, समझ आ गया। रिलेशन ही नहीं है। आ गया, देखते हाँ ही समझ में आ गया। ये तो रिलेशन ही सर। नहीं था बेटा, मैंने लिखा भी था इसीलिए, नॉट अ रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री तो दूर की बात है। सर रोल 4 नहीं है ना ऊपर वाले में, मैंने देखा नहीं था ऊपर वाला। हाँ, वही बात है। अगर इसी में यहाँ ये सेट के अंदर 4 एलिमेंट हो जाता अगर, तो ये सिमेट्रिक हो जाता। तो में तब ये सिमेट्रिक हो जाता, क्योंकि तब 1 2 2 1 है, 2 1 1 2 है, 1 4 4 1 है, 4 1 1 4 है, तब ये सिमेट्रिक हो जाता। और तो सर देखो, हमारा जो सेट वाई है वो कुछ भी हो सकता है ना? हम सेट में से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में कुछ का मतलब क्या है? सेट वाई में अरे सारे एलिमेंट, सारे एक्स के आउटपुट होने होने चाहिए। चाहिए ना। हाँ जी, वो तो होने चाहिए। और कुछ भाई, जनता जल्दी बोलो। सर ये जो ई पार्ट है, कौन सा पार्ट? सर ये इसी इसी स्लाइड में ई पार्ट जो है, अगर इसमें 4,1 नहीं होता हाँ तो सर ये एडगर क्या एंटी पूछ रहा था? एंटी सिमेट्रिक हाँ एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्री प्रेजेंट है ना, एक ऑर्डर पेयर तो सिमेट्रिक है ना, 2 है 1 2 भी है। अच्छा सर मिनिमम एक होना चाहिए बस। नहीं 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 नहीं, एक भी नहीं होना चाहिए। एक्स वाई कॉमा वाई एक्स होना ही नहीं चाहिए, अगर एक्स और वाई अनइक्वल है तो। अच्छा ठीक है सर। और कुछ? तो सर इसको सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं बोल सकते फिर तो, किसको? इसी को, अगर। हाँ अब सिमेट्री, अगर ये हटा दिया मैंने, हाँ ये जो आपका दिख रहा है ना इतना, ये सिमेट्रिक भी नहीं, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं, नॉट सिमेट्रिक, नाइदर एंटी सिमेट्रिक। इसीलिए तो मैंने लिखा जस्ट था कि एंटी सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है सर। और कुछ? और किसी के दिल में कोई अरमान है तो निकल जाने तो जल्दी बोलो। सर रिलेशन से नहीं है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से है। पूछ लूं डाउट? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से वो भी पूछ ही लो भाई। यस सर, बुकलेट का था। बुकलेट का था तो मेरे पास बुकलेट नहीं है, तुम बोल दो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन, सर इफ डी इज इक्वल टू, मैट्रिसेस की बुकलेट नहीं। नहीं नहीं, चलो बताओ, तुम बोलो क्या बोल रहे हो। इफ डी इज इक्वल टू, आप बोलो, पूछते हो। इफ डी इज इक्वल टू डायगोनल, फिर ब्रैकेट्स में d1 कॉमा d2 कॉमा d3 डॉट 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 dn ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, बोलो आगे बोलो। where di is not equal to 0 for all I is equal to 1 comma 2 comma n तक, then d inverse is equal to, सर ये फॉर्म कैसे होगा मैट्रिक्स? अच्छा ये डायगोनल का मतलब है डायगोनल एलिमेंट वो हाँ एलिमेंट जी, है, बाकी सारे नॉन जीरो हैं। ठीक है। बिकॉज डायगोनल का कोई एलिमेंट जीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है। हाँ जी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ओके सर। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका एक्चुअली आपको पता ही है कि
इसका जो इनवर्स होगा ना, इनवर्स, इसमें हर डायगोनल एलिमेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा, यस सर। बस खत्म। ठीक है सर। एंड सर एक और क्वेश्चन है, बोलो जल्दी बोलो। इफ B is non-singular matrix and A is a square matrix, बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और A is a square matrix, ए then स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ, determinant B inverse AB। तो भाई पहले एक चीज ये बता दो इसमें हाँ जी कि ए और बी का ऑर्डर सेम है। सर, दिया नहीं क्वेश्चन में। ऑर्डर, तभी ये बात होगी। अब बोलो डिटर्मिनेंट किसका? B inverse AB, हाँ, वो प्रोडक्ट के लिए कह रहे हैं, शायद सेम ही होगा ऑर्डर। इज इक्वल टू, ये पूछा है, is equal to determinant of B inverse into determinant of A into determinant of B. It is 1 by determinant of B into determinant of A into determinant of B. B और B खत्म हो गया। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर ये ऐसे ये रेसिप्रोकल कब कब कर सकते हैं बी इनवर्स का? डिटर्मिनेंट B 0 दिया हुआ, नहीं, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो आ गया डिटर्मिनेंट A। हाँ जी सर, ठीक है सर। ये रेसिप्रोकल कब कब कर सकते हैं बी इनवर्स? रेसिप्रोकल कभी नहीं कर सकते भाई, सिर्फ वो तो आप, आपने हाँ जी, बोला था ना कि A into A इनवर्स I होता है, यस सर, तो डिटर्मिनेंट भी दोनों साइड सेम होगा। हाँ जी, I का डिटर्मिनेंट 1 होता है, यहाँ प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट, ये प्रूफ होता है, ये रेसिप्रोकल थोड़ी करते हैं हम, ये तो बाई प्रॉपर्टी आया है। ओके सर, यस सर। और सर बाकी जो टेस्ट था उसमें डाउट्स थे, वो टेस्ट का डिस्कशन होगा? टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, टेस्ट 2 का? कल वाला टेस्ट का, हाँ जी सर। हाँ वो डिस्कशन होगा, वो डिस्कशन होगा। ओके सर। वैसे भी बाई चांस अगर कभी किसी टेस्ट का डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तो उसका मैं वीडियो सोल्यूशन बना करके भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, डन। यस सर, थैंक यू। चलो ओके।